ये जो बशारुल असद था ना, ये बुनियादी तौर पे इसराइल के लिए कभी थ्रेट नहीं रहा। या अल असद जो ख़ानदान की हुकूमत है, मतलब इन्होंने 1971 में किया था, कब्ज़ा किया था, और जैसे ही इनका कब्ज़ा मुस्तहकम हुआ था शाम के ऊपर, तो इन्होंने 1974 में इसराइल के साथ एग्रीमेंट साइन किया था जोलान की पहाड़ियों का, जिस पे 1967 में इसराइल काबिज़ हो गया था। उसमें इन्होंने ये किया कि ना सिर्फ इसराइल को बरकरार रखा, उसकी जिन हदूद पे वो मौजूद था, जिस सीज़ फायर लाइन के ऊपर वो था, बल्कि उससे आगे का 20 किलोमीटर के इलाके को एक बफर जोन मान लिया था कि जो गैर फ़ौजी इलाका रहेगा, जहाँ तक शाम की फ़ौजें नहीं जाएंगी उसके अंदर। तो ये एग्रीमेंट जो है, ये अभी आके जिस दिन जो है 10 तारीख को अपोजिशन फोर्सेस का दमिश्क पे कब्ज़ा हुआ है, उस दिन नेतन्याहू ने आके ऐलान किया है कि आज हम वो एग्रीमेंट ख़त्म कर रहे हैं, और फिर उन्होंने अपनी फ़ौजें उस बफर जोन में इसराइल ने दाखिल की हैं। लेकिन इससे पहले इस बफर जोन में शाम की फ़ौज कभी नहीं रही। ये जो है ना, बहुत सारे लोग ये कहते थे उस वक्त भी कि जी फ़लाँ क्यों नहीं हो रहा। और इसके अंदर अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इसमें ईरान और जो हिज़्बुल्लाह का एक है कि उनको भी अगर आप देखें तो बशार के साथ जो उनकी पीछे हटने की एक वजह ये भी थी कि ये जब जंग उरूज पे गई है, खुसूसन ये पिछले 2-3 महीनों के अंदर, जब बड़े पैमाने पे उसने लबनान पे बमबारी की और इसराइल के साथ भी बराह रास्त जो है वो ईरान और इसराइल की आपस में एक दूसरे के ऊपर हमले शुरू हुए, तो उस वक्त इन दोनों ने पुश किया था बशार को कि आप बफर जोन में अपनी फ़ौजें दाखिल करें और इस इलाके के ऊपर जो है वो टेंशन क्रिएट करें, ताकि इसके साथ ही जो लबनान की सरहद जहाँ मिलती है वहाँ पे इसराइल को मुश्किल हो, उसे अपनी फ़ौजें जो है फैलानी पड़ें और यहाँ पे रीइंफोर्समेंट करना पड़े। लेकिन बशार ने ये काम नहीं किया था, और इसकी मतलब जो बददिल होने की है, देखें 2 चीज़ें हैं इसमें, इस चीज़ को ज़रा समझने की ज़रूरत है कि मतलब एक ईरान का या हिज़्बुल्लाह का वो एलिमेंट है जो उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा था या उनकी प्लानिंग का हिस्सा था। एक इसमें दूसरा एलिमेंट ये है कि जो मजहबी जज्बात के ज़रिए यहाँ पे आया हुआ था, उससे इस बात से कोई गरज नहीं है कि ईरान क्या सोच रहा है, ईरान की पोजीशन क्या है या हिज़्बुल्लाह की पोजीशन क्या है यहाँ पे। वो जो ज़ैनबियून थे या फ़ातमियून के नाम से जो बर्रसगीर से लोग गए थे, या हिज़्बुल्लाह के इराक़ के और जो ईरान के लोग हैं, वो मतलब अभी एक आज के दिन की खबर ये थी कि उन्होंने 7 लाख लोगों को जो नेशनैलिटी दी थी पिछले 7 साल के अंदर, उन लोगों की नेशनैलिटीज़ ख़त्म की हैं कल एक वज़ीर आज़म ने एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए। तो 7 लाख तो ये लोग थे जो वहाँ पे मौजूद थे, और ये इसका इनकी जो है ना स्ट्रैटेजिक जो प्लानिंग है इससे कोई ताल्लुक नहीं था। ये तो अपने मजहबी जज्बे से, ये अपने मजहबी जज्बे से गए थे। जब बशार ने असल में इस पूरी जंग के अंदर कोई रोल प्ले करने से इनकार कर दिया ना, तो इसकी वजह से इन लोगों के वो जो जज्बात थे बशार की मदाफ़ियत के हवाले से वो भी कमज़ोर हुए, और ये लोग ना सिर्फ निकले बल्कि ये गैर जानबदार हुए। और उसके बाद जो है ना एक बड़ा डाउनफॉल आने की एक बड़ी वजह ये भी थी। अच्छा, अगर दूसरी जो हमारे कश्मीर में मुजाहिदीन के साथ हुआ, जो मुजाहिदीन के साथ हुआ कि जाहिर है जब आपके पास रही नहीं, मतलब उन्होंने ख़त्म कर दिया तो फिर बाकी क्यों लड़ेगा कोई उस पर। उन्होंने तो नज़र आ गया कि भाई जब तक मतलब 27 तारीख थी जब सीज़ फायर हो गया, उस वक्त बशार साहब ने तो एक भी मतलब देखें, इराक़ जो है वो एक छोटी सी मलेशिया, वहाँ पे ईरानी मलेशिया जो ईरान की हमायत याफ्ता है, उन्होंने बराह रास्त हमले किए इसराइल के ऊपर। जो यमन से होती मलेशिया थी उसने बराह रास्त हमले किए। जो हिज़्बुल्लाह थी वो तो खैर बराह रास्त जंग के अंदर थी। बशार की तरफ से कोई एक हमला इसराइल के ऊपर नहीं हुआ, एक मिसाइल, एक रॉकेट तक नहीं फायर तो यही थी कि वो अंदरूनी तौर पे सपोर्ट कर रहा था। मतलब वो तो चलें उसको छोड़ दे, मतलब जिस चीज़ को, लेकिन ये चीज़ स्टैब्लिश फैक्ट है ना, जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो इस हवाले से उसकी ये जो पोजीशन कमज़ोर हुई है ना, इसने बड़ा जो है फ़र्क डाला है यहाँ पे उसकी गिरने की। दूसरी बात अगर इसराइल की देखें तो इसराइल का ये जो हमले हैं ये भी इस बात को प्रूफ करते हैं कि बशार पे उसे कितना एतमाद था। उसके होते हुए ये असला सारा मौजूद था,
ये सारी चीज़ें, लेकिन इसराइल ने महफूज कभी हाथों टारगेट में, नहीं किया। महफूज हाथों में था, उसने कभी टारगेट नहीं किया। और जैसे ही बशार उल असद जो है वो मॉस्को की तरफ प्रवास कर गया, तो अब तक कोई 600 से ज़्यादा जो है इसराइल हमले कर चुका है, और उसमें बड़े पैमाने पे उन्होंने असलहे के जितने ज़खायर थे जहाँ जहाँ थे उनको पिन पॉइंट टारगेट किया। और मतलब उसके नॉलेज में था, उसके पास पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन थी। और ये इन्फॉर्मेशन कैसे उसके पास थी, या तो उसकी इंटेलिजेंस इतनी तेज़ है, या इसका मतलब ये है कि ये जो बशार रजीम है उसकी तरफ से इसराइल को मुहैया की गई है। अच्छा, तीसरी खालिद साहब ने जो बात कही है मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि इसराइल के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, उसके पास इतनी मैन पावर नहीं है कि वो आगे बढ़ के इस इलाके को कैप्चर कर सके। और इसराइल से यहाँ पे भी एक हुई है, मतलब मैं कुछ एनालिसिस पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि ये जो हमले थे इसराइल ने जो किए हैं, शायद केमिकल वेपन्स के, या उससे उसने कहा कि जी 100 किलोमीटर से ज़्यादा जो मार करने वाला हथियार है वो कोई नहीं छोड़ेंगे हम, तो इसका शायद इतना इम्पैक्ट नहीं था जितना इसराइल ने अपने आप को वल्नरेबल कर दिया है ये हमले करके। और उसकी वजह एक ये है कि इसराइल बराह रास्त इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर शामिल हो गया है, इस जंग का वो हिस्सा बन गया है। अब जो शाम की अपोजिशन फोर्सेस हैं उनकी ये बालिग नज़रिया है कि उन्होंने अभी तक कोई रिएक्ट नहीं किया उसके ऊपर। इसराइल ने बफर जोन में अपनी फ़ौजें दाखिल की। एक ख़्याल ये था, इसको भी मैं थोड़ा सा कर दूँ, कि एक ख़्याल ये था कि जैसे ही ये हुआ है तो प्लानिंग ये थी जो वेस्ट की तरफ से थी कि ये आगे जाएंगे दमिश्क पे, अगर इनका कब्ज़ा हो गया तो इजराइल ये करेगा, ये इजराइल की तरफ बढ़ेंगे। और दमिश्क में एक चीज़ आपको बताऊं कि सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है, गोलान की जो बफर जोन शुरू होता है ना वो 40 किलोमीटर है सिर्फ उसका फासला। तो ये उस तरफ जाएंगे, इजराइल मैसिव बम्बारमेंट इनके ऊपर करेगा, और पीछे से जो कुर्द मलेशिया है वो आएगी, उसके साथ एक खाना जंगी शुरू हो जाएगी। और फिर इस सारे मामले को उनका एक, चूँकि बशार तो निकल गया है, अब इस खाना जंगी को ख़त्म करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज वहाँ पे तैनात की जाए, और फिर उसके बाद एक हुकूमत बनाई जाए। और उसको ये एक मतलब हाइपोथेटिकल एक है सिचुएशन कि ये प्लानिंग थी, लेकिन इन्होंने चूँकि उससे रिस्पॉन्ड ही नहीं किया तो लिहाजा वो चीज़ तो हो नहीं सकी, असला तबाह हो रहा है, उन्होंने कहा कि जाने दें। उन्होंने अपने तौर पे पूरे उसको कैप्चर करने की अभी तक जो है वो कोशिश की, और बड़ी बालग नज़री से उसको वो किया है, अपनी हुकूमत मुकर्रर की है। फिर दूसरी चीज़ ये देखेंगे, अफ़गानिस्तान पे जब हुआ था, एक अगरचे के मायदा वहाँ पे मौजूद था, इसके बावजूद जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत थी वो आज भी अफ़गानिस्तान पे उस तरीके की ग्रिप नहीं बना सकी है। मतलब अफ़गानिस्तान से बाहर जितनी एम्बेसीज मौजूद थी अफ़गानिस्तान की, उसमें से कोई भी एम्बेसी अभी तक जो है इनके मातहत नहीं आ सकी। वो उनकी पोजीशन न्यूट्रल हो गई है, कुछ लोगों ने असाइलम क्लेम कर लिया, लेकिन इनकी खूबी ये है कि ये बग़ैर किसी मायदे के इन्होंने डायरेक्टली किया, वज़ीर-ए-आज़म को लिया, उससे इख्तियारात मुंतकिल कराए, एक अबूरी हुकूमत बनाई। और अब तक की इतला जो थी कल तक के तकरीबन 90% जो सफारत खाने हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे उनके झंडे लहराए और उस हुकूमत को तस्लीम किया पूरी दुनिया में। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और फिर कल की डेट में जो अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब था, उसने इज़राइल के ये जो एग्रेशन है इसके ख़िलाफ़ बाकायदा वहाँ पे एक पटिशन दायर की है, और उन्होंने कहा है कि इसको जो क्या कहते हैं इज़राइल को वो किया जाए, सलामती कौंसल का इजलास बुलाया जाए और इसके ऊपर डिस्कशन की जाए। फिर एक तीसरी चीज़ है इसके अंदर, इस पॉइंट को भी समझने की ज़रूरत है कि रशिया ने इनकी जब ये आगे बढ़े हैं तो रशिया ने अपना जो वो फायर पावर थी उसका इस्तेमाल नहीं किया, और इन्होंने भी रशिया को वहाँ से निकालने की कोशिश नहीं की। रशिया आज भी वहाँ पे मौजूद है, और उसके अंदर ये कह रहे हैं कि ये बेसिकली दो चीज़ों को कर रहे हैं। एक तो ये कि रशिया के साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग जो अब तक डेवलप हो चुकी है, उस अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में चूँकि रशिया क्यों मौजूद है, मेरे ख्याल में थोड़ा सा इसके ऊपर भी बात कर लें कि रशिया शाम के अंदर नहीं है, बल्कि शाम के अंदर जो रशिया के नेवल बेसेस हैं वो बुनियादी तौर पे अफ्रीका को पूरे को कवर करते हैं। मेडिटेरियन जो है बहरा कुल्ज़म उसके अंदर मौजूद हैं, और बहरा रूम के अंदर जो है इनकी प्रेजेंस जो होती है, ये सारे को नेवल सपोर्ट जो है वो शाम के अंदर से मिलती है। तो एक तो इस
चीज़ को उन्होंने बरकरार रखा है। ऐसा नहीं हुआ कि रशिया के साथ खबरें उनकी तो आ रही खराबी थी कि है। वो यहाँ से नहीं, उन्होंने कुछ खाली किया है, लेकिन जो नेवल बेसिस हैं उनके वो उसी तरह से मौजूद हैं। बड़े और अड्डे हैं उनके। हाँ, और किसी भी जगह रशिया के साथ कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ है, सिंगल गोली तक नहीं फायर हुई है। जितने भी रशिया के तरतूस सबसे बड़ा जो है वहाँ पे जब हुआ तो पीसफुली जो है उन्होंने जाके उसके हत्या के हिसार बनाया कि जो रशियन उसके ऊपर थी कि वहाँ तक कोई जो क्या कहते हैं कि जो इनकी फोर्सेस थी वो ना जा सकें। उससे पहले उनको रोक लिया गया उन फोर्सेस को। और उसके अंदर एक ये है कि मुस्तकबिल में किसी भी चीज़ के अंदर जो वीटो पावर है रशिया की, उसका भी फैसला हो जाएगा और फिर रशिया की कीमत पे ये अच्छे तरीके से वेस्ट के साथ भी जो है ना वो नेगोशिएट कर सकेंगे।